नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और लेक्चर में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हम स्टेट पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता और कुछ राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य मंत्री परिषद को। राज्य मंत्री परिषद किस लिए होती है? राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए होती है। राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करता है और कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कार्य करने के अलावा बाकी जितने भी कार्य करने होंगे उन सभी कर्तव्यों के लिए उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? इसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। तो जिस प्रकार संघ में केंद्र सरकार में मंत्री परिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, उसी प्रकार राज्य में भी मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है और वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। यहाँ पर सलाह देने का मतलब है कि मंत्री परिषद है ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। कुछ मामलों में इनकी सलाह बाध्यकारी होती है राज्यपाल पर और कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। तो इस प्रकार से राज्य मंत्री परिषद है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 163। 153 से लेके 162 तक राज्यपाल से संबंधित थे। 163 में मंत्री परिषद शुरू हो जाती है। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अब 163 में 3 सब क्लोज हैं। एक में है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163(2) इसमें बताया गया है कि राज्यपाल है वो स्वविवेकीय कार्य करने के अलावा जितने सारे कृत्य हैं वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। लेकिन अगर प्रश्न उठता है कि ये राज्यपाल का स्वविवेकीय कृत्य है या मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार उसे कार्य करना है, तो यहाँ पर राज्यपाल का निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। मंत्री परिषद का इसमें किसी भी प्रकार का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर राज्यपाल है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा कि ये कार्य स्वविवेक से करने वाला है या मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने वाला। फिर भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि राज्यपाल यहाँ पर मनमानी करे। कुछ परंपराओं में जितने सलाहकारी कार्य हैं वो राज्यपाल सलाह लेकर करता है और अनुच्छेद 356 लगाने हो गए। कुछ मामलों में विधानसभा का विघटन हो गया, राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक है वो आरक्षित रखने वाला हो गया, ये मामले है वो स्वविवेक से करता है। और अनुच्छेद 163(3) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस मामले की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। कि अगर मान लो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो इस मामले की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रिपरिषद ने सलाह दी या नहीं, और अगर दी तो क्या सलाह दी। ये हो गए अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 एक है ये मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री दोनों ही आते हैं। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसमें है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की सूची बना करके राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री है वो नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों का क्या करता है? चयन करता है कि कौन मंत्री बनेगा और किसको कौन सा विभाग मिलेगा। और इस चयन के आधार पर जो सूची बनाई जाती है उस सूची के अनुसार राज्यपाल उनको क्या करता है? नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री और सारे मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, परंतु मंत्री है वो वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री
सलाह दे करके किसी भी मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है या उससे त्यागपत्र मांग सकता है। तो ये हो गया मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने मुख्यमंत्री पढ़ा था, इसके अंतर्गत 2 संविधान संशोधन किए गए 2 जगह पर। एक 75 एक जो संघ की मंत्रिपरिषद से संबंधित है और 164 एक जो राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी भी सूरत में मंत्रियों की संख्या है वो सदन की कुल संख्या के, यानी संघ में लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री को मिला करके। और इसी प्रकार राज्यों में विधानसभा है, उसमें भी कुल सदस्य संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। न्यूनतम कितने मंत्री होंगे? 12 मंत्री होंगे, यानी एक मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री होंगे। लेकिन कुछ राज्य है वहाँ पर सीटें क्या है, 40 से कम है। 40 से कम सीटें हैं वहाँ पर न्यूनतम 10 मंत्री होंगे, 1 + 9, एक मुख्यमंत्री और 9 अन्य मंत्री होंगे। तो ये है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या का निर्धारण। अब है मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों के उत्तरदायित्व 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हम बार बार पढ़ते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरा होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व में ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लिया है तो वो सारे मंत्रियों का सामूहिक रूप से निर्णय माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री कह दे कि ये मेरा निर्णय नहीं है, मैं इससे असहमत हूँ। अगर वो निर्णय से असहमत होता है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए, और उसको किसी भी प्रकार के जो विरोधाभास है वो मंत्रिमंडल में रहते हुए नहीं कर सकता। इसके लिए उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद का निर्णय है वो सारे मंत्रियों का निर्णय माना जाता है, और हर मंत्री है वो उससे सहमत होता है मंत्रिपरिषद के अंदर और बाहर। तो मंत्रिपरिषद का जो निर्णय है उससे अगर कोई मंत्री असहमत है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अभी वर्तमान सरकार में किरोड़ी लाल मीणा ही उन्होंने त्यागपत्र इसी कारण दिया था। किरोड़ी लाल मीणा। तो ये हो गए मंत्रियों के उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति हो गया। राज्यपाल का मतलब वही मुख्यमंत्री के प्रति, कि अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के कार्य निष्पादन से, उसके विभाग में जो कार्य है उसके निष्पादन से संतुष्ट नहीं है तो वो उससे त्यागपत्र वो मांग सकता है। और अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो वो राज्यपाल को सिफारिश करके उन्हें बर्खास्त करवा सकता है। अब है मंत्रियों द्वारा शपथ। तो मंत्रियों द्वारा जो शपथ ली जाती है ये अनुसूची 3 में दी गई है। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की क्या है, शपथ है। मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। तो अनुसूची 3 में और किन के शपथ का प्रारूप है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक हो गए केंद्र के और राज्य के। केंद्र के जो मंत्री हैं उनकी शपथ, और राज्य के मंत्री हैं उनकी शपथ। केंद्र के जो संसद के सदस्य हो गए उनकी शपथ, और राज्य में विधानमंडल के जो सदस्य हो गए उनकी शपथ। दूसरा,
इनके जो अभ्यर्थी हैं, यानी जो चुनाव लड़ते हैं कोई बंदा, उसको भी एक सक्षम प्राधिकारी के सामने शपथ लेनी होती है, उसी के बाद वो चुनाव लड़ने के योग्य होता है। तो जो अभ्यर्थी की शपथ है वो भी अनुसूची 3 में दी गई है, केंद्र और राज्यों की। ठीक है, मंत्री हो गए, संसद सदस्य हो गए, अभ्यर्थी हो गए। राज्य में भी मंत्री, विधानमंडल सदस्य और अभ्यर्थी। इसमें है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और इसमें है हाई कोर्ट के न्यायाधीश। एक बच गया, वो है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये 9 बंदों की शपथ है वो अनुसूची 3 में दी गई है। अनुसूची 3 में शपथ किसकी नहीं दी गई है? जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ये भी संवैधानिक है, कैग वगैरह भी, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। ये किस प्रकार की शपथ लेते हैं? ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। तो ये हो गई मंत्रियों के द्वारा शपथ। अब हम देखते हैं मंत्री पद की अर्हताएं, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, जो 164 में दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 6 माह तक किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो इस अवधि के अंत में वो मंत्री नहीं रहेगा। कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई बंदा विधानमंडल, जैसे अपने यहाँ तो विधानसभा ही है, तो विधानमंडल ही लिख लेता हूँ मैं, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी वो क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। और यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो किसी एक की सदस्यता लेगा, और केवल विधानसभा है तो उसको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 माह में अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो मंत्री पद पर बना रह सकता है, नहीं तो जैसे ही 6 माह कंप्लीट होंगे वो मंत्री परिषद से मुक्त, मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। तो ये है मंत्री पद की अर्हताएं। इसके अलावा वही है सदस्य बनने के लिए, विधानसभा है तो 25 वर्ष, विधान परिषद है तो 30 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। किसी भी सदन का हो सकता है सदस्य, विधान परिषद या विधान सभा का सदस्य हो सकता है। ये हो गए योग्यताएं। अब है मंत्रियों के वेतन भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री का हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 75,000 रुपये है। उप मुख्यमंत्री, वाइस CM, कितना है? 65,000 रुपये। कैबिनेट मिनिस्टर के भी 65,000 रुपये और राज्य मंत्री के 62,000 रुपये हैं। ये ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, यही है कि मंत्रियों के, राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण या राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अब है मंत्री परिषद का कार्यकाल। सामान्यतया मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, लेकिन कुछ मामलों में मंत्री परिषद का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। अगर अनुच्छेद 356 लगा देते हैं राष्ट्रपति, तो फिर मंत्रिपरिषद को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। और अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो ये पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है और मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रियों का कार्यकाल मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है।
वो जब चाहे उनसे त्यागपत्र मांग लेता है अगर उनके कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं है, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यपाल को सिफारिश करके उनको पद से हटवा सकता है। अब हम देखते हैं मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रियों की 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। सबसे पहले आते हैं धुरंधर मंत्री, जिनको हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। सरकार चलाने में इनका सबसे मुख्य रोल होता है। 2 नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री। 3 नंबर पर आते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री है, इनको मुख्य मुख्य विभाग दिया जाता है और लगभग अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनके पास होता है। ये अपने विभाग के राजनीतिक मुखिया होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए इत्यादि। मुख्य मुख्य नीति निर्माण निर्णयों में इनकी भूमिका होती है। नीति निर्माण और निर्णयों में इनकी भूमिका होती है, और इनके नीचे कई बार काम बांटने के लिए राज्य मंत्री भी इनसे संबद्ध कर दिए जाते हैं। दूसरे आते हैं राज्य मंत्री। ये या तो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन, और या इनको भी कई बार स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है विभाग का। जब इनको विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो ये उनमें कई बार जो उपमंत्री बनाए होते हैं उनको भी संबद्ध करते हैं ताकि उनके कार्य में हेल्प हो सके। राज्य मंत्री होते हैं, ये क्या है, ये कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब इनके विभाग से संबंधित कोई मामला आता है, कोई निर्णय लेना होता है, विचार विमर्श करना होता है, तब इनको कैबिनेट की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सबसे है फिर उपमंत्री। इनको कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। दरअसल क्या होता है कि ये जो नए नए अभी विधायक बन के आते हैं उनको मंत्री पद की ट्रेनिंग देने के लिए क्या करते हैं, राज्य मंत्री के साथ विभाग में संबद्ध कर दिया जाता है। किसी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन ये कार्य करते हैं ताकि इनको थोड़ा अनुभव हो जाए। ये होते हैं उपमंत्री। और अभी एक अपने राजस्थान में संसदीय सचिव की प्रणाली भी चल रही है। ये भी एक मंत्रियों का प्रकार है जो अंतिम श्रेणी में आते हैं। ये उपमंत्री से भी नीचे होते हैं। ये क्या है कि जो बड़े मंत्री हैं उनकी हेल्प के लिए जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसमें कार्य में उनकी हेल्प करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, और इनको शपथ भी कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। ये याद आपको रखना है। बाकी जो तीनों मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन संसदीय सचिव, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं, और ये राजस्थान में सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित होते हैं। तो ये होगी मंत्रियों की श्रेणियाँ। अब हम देख लें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में सामान्य सा अंतर है बिल्कुल ही। ये क्या हो गई अपनी मंत्रिपरिषद, और ये क्या हो गई अपनी मंत्रिमंडल। ये क्या है? मंत्री परिषद हो गई, और ये क्या हो गई? मंत्री मंडल। इसमें क्या है? सारे मंत्री आते हैं। मंत्री परिषद में सारे मंत्री आएंगे, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं विभागों के, वही आते हैं। मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। लेकिन शक्तियां देखी जाए तो मंत्रिमंडल की शक्तियां ज़्यादा होती है और मंत्री परिषद की शक्तियां कम होती है। मंत्री परिषद का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है, और संघ में देखें तो 73 में किया गया है, 163 और 74 में किया गया है। और मंत्रिमंडल का केवल
मूल संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, उसमें अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर भी राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अब हम देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य। राज्य मंत्रिपरिषद के वही कार्य होते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से संघ में केंद्र सरकार के मंत्रियों के कार्य होते हैं। नीति निर्माण हो गया, नीतियों का निर्धारण करना हो गया, बजट तैयार करके प्रस्तुत करना हो गया, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना, सदन के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना विधानमंडल में, राज्य के प्रशासन का संचालन करना, कानूनों को लागू करना, विधियों का निर्माण करना, ये सारे कार्य राज्य मंत्रिपरिषद के होते हैं। एक बार रिवीजन मारते हैं। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श। 164 मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, योग्यता और वेतन। 166 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। अब हम देखते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य सरकार में वही स्थान रखता है जो केंद्र सरकार में कौन रखते हैं? महान्यायवादी। जो केंद्र में महान्यायवादी का स्थान है वही कौन है? महाधिवक्ता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। तो महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में दिए गए हैं। महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है, विधि का सलाहकार होता है। महाधिवक्ता है वो राज्य का वकील होता है, राज्य सरकार का, और राज्य के विधि सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य करता है, हालांकि वो कार्य इनडायरेक्टली रूप से जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वही सौंपती है। वो राज्य में महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्य करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही सौंपे गए होते हैं। राजस्थान में जो महाधिवक्ता पद का सृजन है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। बंद कर दे गेट। अब है इनकी नियुक्ति। इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद की सलाह पर। योग्यता, इनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता ये कहाँ दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 217 में। महान्यायवादी की उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए और महाधिवक्ता की उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो। 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, या उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय या अलग अलग उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार है वो महाधिवक्ता के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त करवाती है। तो ये हो गई इसकी नियुक्ति और योग्यता। अब है इसका कार्यकाल। इसके कार्यकाल का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ना ही इसको हटाने से संबंधित किसी भी प्रकार की विधि या प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में किया गया है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का असली मतलब क्या हो गया? मंत्रिपरिषद का
प्रसाद पर्यंत। अगर सरकार चेंज हो जाती है तो ये सामान्य रूप से अपने आप ही त्यागपत्र है वो राज्यपाल को सौंप देते हैं, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो इन्हें राज्यपाल से सिफारिश करके हटवा सकती है। इससे अच्छा है, इनका नैतिक दायित्व यही बनता है कि ये नई सरकार आने पर अपने आप त्यागपत्र सौंप दें। त्यागपत्र ये राज्यपाल को सौंपते हैं। और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। इसके शक्तियां और क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 165 में लिखा गया है कि राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में इसको सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 177 में इसके विधानमंडल में भाग लेने, उसमें बोलने, चर्चा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में वो भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं देता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता है, वो राज्य के विधानमंडल में चर्चा कर सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वो किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और उसमें भाग ले सकता है। वो समिति का सदस्य भी हो सकता है। ये अनुच्छेद 177 में दिया गया है। अनुच्छेद 194 में उसकी उन्मुक्तियों में विशेषाधिकार का है कि उसको वही उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार मिलेंगे जो विधानमंडल के सदस्यों को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई उसकी शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। अब है उसके कर्तव्य जो अनुच्छेद 165 2 में दिए गए हैं। ये सारे कार्य है वो राज्यपाल के नाम पर ही करता है, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए इसको कार्य होते हैं। राज्य सरकार को किसी भी कानूनी सलाह देनी है, विधि के लिए सलाह देनी है, तो ऐसी चीज़ें अगर राज्यपाल उसको सौंपता है तो वो सलाह देता है। अगर कोई कानूनी चरित्र का अन्य कर्तव्य है जो राज्यपाल उसको प्रदान करता है तो उसको वो निर्वहन करना होगा। अगर संविधान या विधि के बना करके कोई अन्य कर्तव्य उसके लिए बनाया जाता है तो वह ऐसे कर्तव्यों का अनुसरण करता है। और विधिक रूप के अन्य कर्तव्य जो राज्यपाल समय समय पर उसको सौंपता है तो वो इन कर्तव्यों का पालन करता है। राजस्थान के महाधिवक्ता, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे जी.सी. कासलीवाल, जो 1957 में नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, जो 3 फरवरी 2024 से अपना पदभार ग्रहण किया है। इसके कार्यालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है और कार्यालय की खंडपीठ है वो जयपुर में है। जिस प्रकार राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसी प्रकार महाधिवक्ता के कार्यालय की मुख्य पीठ और खंडपीठ भी जोधपुर और जयपुर में स्थित है। अब हम देखते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल वही संविधान के भाग 6 जिसका नाम क्या है, राज्य या स्टेट्स, उसमें दिया गया है अनुच्छेद 168 से 212 तक। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर विधानसभा विधान परिषद होती है और राज्यपाल उसका अभिन्न अंग होता है। हालांकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानमंडल का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई विधेयक है वो कानून का निर्माण करता है। अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद और विधान मंडल। विधान परिषद का 169 के द्वारा सृजन कर सकते हैं और विधानमंडल अनुच्छेद 170 में बताया गया है। राज्यपाल 153 में दिया गया है। अनुच्छेद 169 है वो विधान परिषद का उत्साधन या सृजन करने का प्रावधान करता है। अभी हालांकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। 6 राज्य, उनको याद करने की ट्रिक तो आपको पता ही होगी अगर आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हो। तो ये होती है कुंभा टी। के से क्या हो गया, कर्नाटक। यू से यूपी उत्तर प्रदेश। एम से महाराष्ट्र। बी से बिहार। ए से आंध्र प्रदेश और टी से
तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी जो 22 राज्य बच गए उनमें केवल और केवल क्या है, विधान सभा है। तो अगर कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है अपने राज्य में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले वो राज्य है, उसकी जो विधानसभा है वो विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को भेजेगी। विशेष बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये संकल्प किसके पास जाएगा? संसद के पास जाएगा। और फिर संसद अगर इसको साधारण बहुमत से अनुमति दे देती है तो फिर संसद के प्रावधानों के अनुसार इसमें विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा। तो विधान परिषद के उत्साधन या सर्जन और विधान परिषद को हटाना, ये किसकी शक्ति है? ये संसद की शक्ति है। राज्यों को विधान परिषद के निर्माण या समाप्त करने की शक्ति नहीं है राज्यों के पास। केवल और केवल वो संकल्प पारित कर सकते हैं इसका कि निर्माण किया जाए या हटाया जाए। अंतिम निर्णय है वो संसद के द्वारा लिया जाता है और साधारण बहुमत के द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार से विधान परिषद है उसका हम सृजन कर सकते हैं। अब राजस्थान ने कब भेजा था? राजस्थान ने 18 अप्रैल 2012 को यह संकल्प पारित करके संसद में भेज रखा है। कई और राज्यों ने भी भेज रखा है, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का अभी निर्णय नहीं लिया गया है। विधान परिषद का निर्माण क्यों करते हैं? वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव वे में देखें तो इसीलिए करते हैं ताकि कुछ जो विशेष व्यक्ति होते हैं जिनको अपने क्षेत्रों में अनुभव होता है उनको राजनीति में लाया जाए, विधि निर्माण में उनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत भाग ले लिया जाए। लेकिन ज़्यादातर पार्टियां अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कि अगर विधानसभा में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है वो अगर अपनी एक सीट हार जाता है तो उसको फिर विधान परिषद से मनोनीत भी कर सकते हैं या निर्वाचित भी करवाया जा सकता है। तो इसके लिए विधान परिषदों का निर्माण करवाते हैं। इसीलिए वर्तमान में संसद है वो किसी भी नई विधान परिषद है उसको निर्माण में कतराती है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन 2019 में जैसे ही उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया तो विधान परिषद को हटा दिया गया। तो ये हो गया विधान परिषद का सृजन। अनुच्छेद 170 ये विधानसभा की संरचना बताता है कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी, इसमें सदस्य कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे। तो अनुच्छेद 170 प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती है और न्यूनतम 60 सीटें होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप जो छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है वहाँ पर सीटों की संख्या पहले कम है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी है। गोवा मिजोरम में कितनी कितनी है? 40 है, सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी जो एक यूटी है उसमें 30 सदस्य हैं, बाकी में 60 से ऊपर है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, इसमें 403 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन शुरू से ये 200 सीटें नहीं थी। 1952 के जब प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय 160 सीटें थी। फिर छठी विधानसभा 1977 में इन सीटों को बढ़ा करके 200 किया गया और तब से लेकर आज तक ये 200 सीटें ही चली आ रही हैं। अब विधानसभा की अपनी जो 200 सीट है उसमें कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 200 में से 34 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये अनुच्छेद 332 के अनुसार काम किया गया है। 1 मिनट में कॉल उठा लेते हैं। और राजस्थान में लोकसभा से कितनी सीटें जाती हैं? लोकसभा से सीटें जाती है 25। उस 25 में से एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व है और एसटी के लिए 3 सीटें रिजर्व है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 330 के अनुसार आरक्षण इनको दिया गया है। अभी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 उसमें इस आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गई विधानसभा सीटों में आरक्षण हो गया। 1971 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। इसकी सदस्य संख्या कितनी हो? इसकी सदस्य संख्या है वो अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है विधानसभा की
एक तिहाई, इससे ज़्यादा इसकी सदस्य संख्या नहीं होगी। और न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी, न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। यूपी में कितनी है? यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 2। अब आता है इनका निर्वाचन। निर्वाचन किस प्रकार से होगा? कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 5/6 सदस्य हैं, उनका क्या होता है? निर्वाचन। उनका निर्वाचन भी अलग अलग आधार पर होता है। 1/3 सदस्य जो हैं वो कौन करते हैं? ये नगर पालिका, जिला बोर्ड, इनके द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी विधायकों के द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्य हैं वो 3 वर्ष से जो स्नातक कर रखी है जिन्होंने, उनके द्वारा किया जाता है। 3 वर्ष से स्नातक यानी ग्रेजुएटों के द्वारा। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा, 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करें उनके द्वारा। तो ये कितने हो गए? 12, 4, 4, 1, 4, 4, 8 और 2, 10/12 सदस्य ये हो गए। ये 5/6 हो जाता है अगर 2 से इनको काटेंगे। तो ये हो गया इनका निर्वाचन, और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष योगदान होता है इनका। 2 2 5, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, ऐसे लोगों का विशेष अनुभव हो उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3। जैसे मान लो राजस्थान में विधान परिषद बनाई जा रही है तो 200 की 1/3, 2 छिक्के 18, 20, 2 छिक्के 18, अच्छा यानी 66 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है। न्यूनतम 40 होंगे। ये हो गई विधान परिषद की संरचना। अब है राज्यों में विधानमंडलों की अवधि। सामान्यतया कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, लेकिन आपातकाल में इसको बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? क्या राज्य विधानमंडल है वो खुद ही बढ़ा लेगी? नहीं, संसद के द्वारा बिठाया जाएगा। संसद है वो राज्य विधानमंडलों की अवधि है वो बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। और अगर बीच में ही आपातकाल खत्म हो जाता है तो आपातकाल खत्म होने के 6 माह के बाद वो अपने आप विघटित हो जाएगी। 6 माह के बाद उसमें चुनाव कराने जरूरी हैं। तो ये हो गई उसकी अवधि। अब है विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता या योग्यता। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने समक्ष प्राधिकारी के सामने, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ ली हो। जो शपथ कहाँ पर दी गई है? अनुसूची 3 में दी गई है। सामान्यतः निर्वाचन आयोग है जिसको निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, तो कलेक्टर हो गए या एसडीएम हो गए, उनके सामने जब वो नामांकन भरने जाते हैं तब शपथ दिलवाई जाती है। विधानसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद का है तो 30 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा में या किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद के कानून के द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, और दोनों सदनों में एक साथ सदस्य नहीं बन सकता। अगर वो बाद में किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करता है तो पहले वाली सदन की सदस्यता है वो रिक्त मानी जाती है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसे संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना जरूरी है। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और वो राजस्थान में विधायक बन सकता है, ऐसा नहीं है।
जबकि लोकसभा के चुनाव में आप कहीं से भी पूरे भारत के अंदर चुनाव लड़ सकते हो। SC/ST की जो सीटें रिजर्व है वहाँ से केवल SC/ST का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, और जो बाकी सीटें हैं वहाँ पर SC/ST और सामान्य लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2008 में एक संशोधन किया गया जिसमें बताया गया कि आतंकवादी गतिविधि, मिलावट के अंदर, तस्करी के अंदर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंदर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है या वो किसी भी प्रकार का अपराधी है तो वो सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या होगा, अयोग्य होगा। तो ये था अपना आज का लेक्चर। बाकी राज्य विधानमंडल की बातें हम आगे कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको अच्छी लगा हो लेक्चर, समझ में आया हो कुछ, तो आप हमें अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं कल के लेक्चर।